जानते हैं, एक बमन समाज के व्यक्ति से मेरी बात हुई और उसने स्वयं स्वीकार इस बात के लिए किया कि हाँ, पहले यहाँ पर दो समाज रहा करते थे, एक बमन समाज और दूसरा उन्होंने श्रमण समाज कहा। तो मैंने उनकी उस बात को शुद्ध करते हुए कहा था, मैं कहा ये श्रमण नहीं है, ये समण समाज था। लोग हाँ, समण समाज, क्योंकि समण पाली में होता है, श्रमण इसका हिंदी में होता है, तो उन्होंने इसको श्रमण लिखा। हम प्राचीन काल से ही, बुद्ध काल से पहले से ही हम लोग समण हैं, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने, चूंकि जब हम लोग संघ में इकट्ठा रहा करते थे तो हमारी बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, और जैसे ही एक चालाक व्यक्ति, कुछ चालाक लोग इस देश में प्रवेश किए, और प्रवेश करने के बाद चूंकि जब चालाक व्यक्ति कोई होता है तो वो किसी भी संघ को तोड़ने का प्रयास करता है, और उन्होंने हमारे जो देश में जो समणों का जो संघ हुआ करते थे, उन संघों में धीरे धीरे घात लगानी शुरू करी। पहले ही आपस में उनको तोड़ने का काम किया, और हमारे लोग उन चालाक लोगों की बात को समझ नहीं पाए और आपस में ही टूटने का काम किया। धीरे धीरे ये टूट बढ़ती गई, और बढ़ने के बाद में ये हुआ कि जो हमारा शासन इस देश में हुआ करता था, इस देश के सभी पदों पर, सभी कार्यों पर हमारा वर्चस्व हुआ करता था, वो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होती गई, हमारा प्रभाव कम होता गया, और जो वो चालाक समाज था वो धीरे धीरे ताकतवर होता गया। क्योंकि ताकत तो जुड़ने से ही होती है, ताकत तो एक जगह इकट्ठा रहने से ही होती है। जब वो इकट्ठा समाज धीरे धीरे टूट गया तो वो जो दुश्मन समाज था, जो चालाक समाज था, वो मजबूत होता गया। जब वो मजबूत हुआ तो हमारी जो शासन सत्ता थी, वो शासन सत्ता की जो पकड़ थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी, और हम उस शासन सत्ता से भी बेदखल होते गए। और जब उसने उस शासन सत्ता को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में कर लिया तो हमें शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र से वंचित कर दिया गया। और जिस व्यक्ति की शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र, ये तीनों चीज छीन ली जाए, वह व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, एक जानवर के समान हो जाता है। और वही काम हमारे साथ इस देश में हुआ, और होते होते स्थिति यहां आई कि जो हमारी शासन सत्ता इस देश में हुआ करती थी, वो शासन सत्ता हमारी खत्म हो गई, और हम पूर्ण रूप से गुलाम होते चले गए। फिर उस चालाक समाज ने, उस दुश्मन समाज ने हमको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू किया, चाहे उसे कबीलों के आधार पर कहें या उपजातियों के आधार पर कहें, क्योंकि या छोटी छोटी जातियों के आधार पर कहें या पेशे के आधार पर कहें, हमें छोटी छोटी जातियों में बांटने का काम किया। और हम यूं धीरे धीरे, चाहे कार्य के आधार पर, चाहे गाली के नाम पर, उस चालाक समाज की जो चाल थी वो कामयाब हुई, और हम इस देश में 6,743 छोटी छोटी उपजातियों में बट गए। लेकिन महापुरुषों ने इनको इकट्ठा करने का काम किया, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि 14वीं सदी में हमारे महापुरुषों ने काम किया, और काम करके राइटर्स, जो चूंकि उस समय पे भी उस चालाक समाज के ही लोग राइटर हुआ करते थे, उन्होंने उसको भक्ति काल का नाम दिया। और धीरे धीरे हमारी जो शासन सत्ता है वो कमजोर होती गई, और हमें विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा। कोई चांडाल कहने लगा, कोई शूद्र कहने लगा, कोई अछूत कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा हमको। और हमारा ये बिखराव, हमारी जो एक मजबूत पकड़ इस देश में हुआ करती थी, वो पकड़ हमारी कमजोर हो गई, और हम पूर्ण रूप से इस देश में गुलाम हो गए।
इसी बीच में हमारे और महापुरुष आते हैं 19वीं सदी में, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। इन महापुरुषों ने भी उस जागरण का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया और संघर्ष किया। उस संघर्ष के साथ लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया और देखा कि इस देश में एक समाज ऐसा है कि जो शिक्षा से पूर्ण रूप से वंचित है। उस समाज को शिक्षा देने का काम किया, शिक्षित करने का काम किया, लेकिन वो समाज नहीं चाहता था, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। वो नहीं चाहता था कि इस समाज को शिक्षा मिले और उसने उसी समाज के लोगों को ज्योतिबा फूले को मारने के लिए भेजा। और ज्योतिबा फूले जब मारने के लिए जाते हैं, वो ज्योतिबा फूले साहब की आंख खुल जाती है और वो उनसे कहते हैं कि भैया आप आए हो, आप मुझे मारोगे तो हो ही, लेकिन आप मुझे मारना क्यों चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि आप समाज में इस तरह की विकृति फैला रहे हो और इस तरह से आप लोगों को शिक्षा दे रहे हो, आप लोगों को गलत बात पढ़ा रहे हो, कि आपको किसने भेजा? और उन्होंने बताया कि हमें बमन समाज के लोगों ने भेजा। और तुम कौन हो? कि हम तो आप ही के समाज के लोग हैं। तब उन्होंने उन्हें बैठ करके समझाया कि ठीक है, तुम्हें मारना है, मुझे मार देना, लेकिन मेरी बात सुन लीजिएगा। उन्होंने उनसे कहा कि मैं जो काम कर रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने का काम कर रहा हूं। तुम्हारी जो गुलामी है, मैं उसको दूर करने का काम कर रहा हूं। तुम आज मुझे नहीं, अपने बच्चों के भविष्य को नेस्तनाबूद करने के लिए आए हो। ज्योतिबा फूले साहब की बात उनको समझ में आती है और वो उस बात को समझ जाते हैं और वो ज्योतिबा फूले के साथ जो षड्यंत्र करके आए थे, सोच करके आए थे, उसे नहीं करते हैं। और ज्योतिबा फूले अपने पूरे जीवन इस समन समाज को, इस महिला समाज को शिक्षित करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने अपनी जो अर्धांगिनी थी, अपनी जो लाइफ पार्टनर थी, उसको पढ़ा करके महिला के अंदर शिक्षा को जागृत करने का काम किया, शिक्षा की बिगुल बजाने का काम किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से आज हमारे समाज में हमारी बहनें, हमारे भाई जिस प्रकार से शिक्षित हैं, उस प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। उन लोगों ने इतने अभाव में इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बहादुरी के काम किए, लेकिन आज हमारा समाज पैसे वाला भी है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन जिस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए था, जिस प्रकार की सोच लेकर के महापुरुष चले थे, अगर उस प्रकार की सोच आज हमारे पढ़े लिखे समाज, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे सर लोग अगर उस प्रकार की विचारधारा को अपनाते, तो शायद जो आज हम इस भारतवर्ष में अपना जो भविष्य देख रहे हैं, वो भविष्य इस प्रकार से हम लोग नहीं देखते। शायद वो भविष्य हमारा उज्जवल हो सकता था, लेकिन लोगों ने उस बात को समझा नहीं और उस तरीके से काम नहीं किया। देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, और जब भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, संघ में संघर्ष किया, लोगों को इकट्ठा करके संघर्ष किया। कभी बाबा साहब ने ये नहीं कि किसी भी, चाहे चवदार तालाब का आंदोलन हो, चाहे कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को इकट्ठा करके काम करने का, अपने आंदोलन को चलाने का काम किया। लोगों ने देखा भी, लोगों ने पढ़ा भी बाबा साहब को, लेकिन बाबा साहब की उस बात को लोग समझ नहीं पाए, बाबा साहब के उस आंदोलन को समझ नहीं पाए, बाबा साहब के उस बलिदान को समझ नहीं पाए कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे सुख चैन न्योछावर करके, अपने पूरे परिवार को हम पे न्योछावर करके हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोग नौकरी पर आए, अच्छी अच्छी पदों पर, अच्छी अच्छी पोस्टों पर आए। आने के बाद
जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन था, उस महापुरुषों के आंदोलन को हम लोग भूल गए। आज देश को आजाद हुए 75-76 साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन देश आजाद होने के बाद हमारी स्थिति में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, वो बाबा साहब के आंदोलन और महापुरुषों के आंदोलन की वजह से आया है। हमने जो उस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो आंदोलन हम आगे लेकर के नहीं जा सके, क्योंकि अगर हम उस आंदोलन को आगे लेकर के जाते तो जिस प्रकार से हमारे अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार थे, वो अधिकार हमारे छीनते नहीं। कुछ विद्वान लोगों ने सोचा कि शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें 3 बातें बताई हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो शिक्षा की बात समझ में आई। अच्छा लगा कि हमारे लोग, हमारा समाज शिक्षा की ओर अग्रसर हुआ और अच्छे से हमारे लोगों ने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर गए। आईएएस पीसीएस बने, आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, क्लर्क बने, हर पोस्टों पर हमारे आदमी गए। लेकिन कुछ विद्वान साथी ऐसे भी हमारे रहे जिन्होंने बाबा साहब की दूसरी बात को समझने का काम किया और समझ के उन्होंने जो संगठित होने की बात थी, उस बात को अपने तरीके से समझा और समझ करके कुछ संगठनों का निर्माण किया। जबकि बाबा साहब ने अपने जीवन में भी समता सैनिक दल, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इस प्रकार से 2-3 ऐसे संघों का निर्माण किया था कि अगर मेरे लोग मेरी इस बात को समझेंगे, मेरे इस आंदोलन को समझेंगे, मेरे इस बलिदान को समझेंगे, तो जो मैंने ये संघ में इनको दे करके जा रहा हूं, शायद इन संघों की बात समझेंगे और इन संघों में अपने आप को विलीन करके अपने अधिकारों को बचाने के लिए इस देश में संघर्ष करने का काम करेंगे। लेकिन हमारे लोग कुछ ज्यादा विद्वान हो गए और ज्यादा विद्वान होने के बाद उन्होंने अपने संगठन बनाने शुरू किए और संगठन बना करके उन्होंने सोचा कि हम जो बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकार हैं, उन अधिकारों को हम जिंदा रखेंगे और उन अधिकारों को हम जाने नहीं देंगे। ऐसा लोगों से वादा किया और उस वायदे के साथ लोगों से सहयोग की अपेक्षा की। लोगों ने समझा कि हाँ, बाबा साहब ने जो कहा कि संगठित रहो, तो शायद ये हमसे ज्यादा विद्वान लोग हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये बाबा साहब की बात को अच्छे से समझ चुके हैं और ये जो संगठन बना रहे हैं, ये जो अपने छोटे छोटे दल बना रहे हैं, शायद ये दल बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक संगठन बना, 2 संगठन बने, 3 संगठन बने, लोग सहन करते गए, लोग समझते गए कि शायद ये कुछ काम कर रहे हैं, करेंगे। जगह जगह जागरण करने का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया, वहां तक लोगों को बात समझ में आने लगी। लेकिन समय लंबा होता गया और समय के साथ साथ जो अधिकार थे वो अधिकार नहीं बचे और हम लोग देखते रहे कि ये संगठन रूपी जो जितने हमारे धड़े बने हैं, ये शायद कुछ काम करके दिखाएंगे और उसी आशा में हम लोग 2021 तक बैठे रहे, क्योंकि ये समण संघ का जो पुनर्जागरण 5 मई 2021 से अनवरत चल रहा है। संघ की परिकल्पना, संघ का जो कॉन्सेप्ट है, पुराना है, प्राकृतिक है, नेचर से लिया हुआ है, बुद्ध काल से भी पहला है। चूंकि हम बाबा साहब ने चूंकि हमें बुद्ध का रास्ता बनाया, दिखाया, तो हम बुद्ध को भी अपना एक आदर्श मानते हैं और बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है और बुद्ध का जो कार्य करने का जो तरीका था, उस कार्य करने को तरीके को हम आदर्श मानते हैं, चूंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बुद्ध का रास्ता दिखाया। तो लोग काम करते गए,
लेकिन देखा कि जो सामाजिक अधिकार हैं, जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो हमारे बच नहीं रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? लोग राजनीति में भी जा रहे हैं। सनय सनय धीरे धीरे कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी निर्माण हुआ। बाबा साहब ने ये भी कहा कि सभी तालों की चाबी जो है वो संसद में मिलती है। हम लोग ये भी देखते रहे कि भाई शायद ये जो राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, वे विभिन्न विभिन्न पार्टियां बन रही हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी पार्टी पहुंची। तो हमको ये उम्मीद थी कि शायद अब हमारे लोग संसद में जाने शुरू हुए हैं, संसद में बैठने शुरू हुए हैं, शायद जम्भाई से आगे निकलना शुरू हुए हैं, कुछ लोगों ने अपना मुंह खोलना शुरू किया है, तो शायद अधिकार बचने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर देखा कि राजनीतिक लोग भी जो हमारी वोट से या आरक्षण से जो संसद में जाने का काम किया, वो भी कुछ समय के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके बाद वो भी बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने जिस समाज के प्रतिनिधि जब बन करके गए थे उस समाज के लिए काम नहीं किया। और काम ना करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो बाबा साहब जो कम्युनल अवार्ड लेकर के आए थे, अगर वो कम्युनल अवार्ड हमारा बचा रहता, उस पर गांधी द्वारा अगर अनशन करके उसे खत्म ना किया होता, तो शायद वो हमारे अधिकार आज भी जिंदा होते और हो सकता है कि आज हम इस देश के शासक होते। क्योंकि बाबा साहब का जो वो कम्युनल अवार्ड था, जो 2 वोट का अधिकार था, वो ऐसी एक पारस पथरी थी कि काश अगर वो देश में जो कम्युनल अवार्ड अगर लागू होता तो आज इस देश की तस्वीर ही अलग होती। क्योंकि इसमें जो 2 वोट का अधिकार हमको मिला था, उस अधिकार से हमारे लोग हमारे वोट से चुन करके जाते, और जब हमारे लोग हमारे वोट से चुन करके जाते, उन्हें पता होता कि हम किसकी वोट से चुन करके आए हैं, तो वो लोग हमारे लिए काम करते। और उसमें चुनकर जो जो व्यक्ति जाता, वो हमारे बीच का व्यक्ति चुन करके जाता। और जो सामान्य वर्ग के लोग थे, जब उनको भी हमारी वोट की आवश्यकता पड़ती, चूंकि हम डबल वोट डाल सकते थे, 2 वोट डाल सकते थे, ये हमें अधिकार उसमें मिलता। लेकिन गांधी ने उस पर अनशन किया, और अनशन करने के बाद में उस कम्युनल अवार्ड को छीनने का काम किया। अगर वो कम्युनल अवार्ड बचा रहता, तो जो लोग हमारे वोट से चुन करके संसद में जाते, वो अगर हमारे लिए आवाज नहीं उठाते, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उनको बदल देते। लेकिन ऐसा मौका हमको नहीं मिला, और एक पूना पैक्ट रूपी एक ऐसा षड्यंत्र बाबा साहब के साथ हुआ, अर्थात इस समन समाज के साथ हुआ, जिसकी वजह से ये पार्टियों के नेता पैदा हुए, या यूं कहें कि पार्टियों के गुलाम पैदा हुए, जो वहां पर संसद में बैठ करके वहां अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, जो पार्टी की विचारधारा है, केवल उसी पर बोलने का काम करते हैं। वो कभी इस सोच के साथ काम नहीं करते कि मैं किस समाज से आया हूं, मैं रिजर्वेशन से इस संसद में बैठने के लिए MP बन करके आया हूं, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि वहां उसको पोजीशन मिलती है, पावर नहीं मिलती। पोजीशन होती है कि व्यक्ति को नौकर चाकर मिलेंगे, गाड़ी मिलेंगे, तेल मिलेगा, टेलीफोन की सुविधा मिलेगी, बंगला मिलेगी, लेकिन उसे किसी को कोई फैसला करने का अधिकार नहीं होता। अर्थात उसके पास केवल पोजीशन होती है, पावर नहीं होती है। ये जितने भी पार्टियों में रह करके MP बन करके संसद में जाने का काम करते हैं, इनके पास केवल पोजीशन होती है, पावर नहीं होती है। आज वर्तमान में भी आप देख सकते हो, जिस आदिवासी समाज की हमारे देश में, इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, लेकिन वही आदिवासी समाज मणिपुर में जल रहा है, और वही उसी आदिवासी समाज की महिला
कुछ बोलने के लिए भी मुंह नहीं खोल पा रही है। क्यों? क्योंकि जो उसे बनाने वाला जो समाज है, जो बनाने वाली पार्टियां हैं, उन्होंने उनकी जबान पर ताला लगा दिया है। उनके पास पोजीशन है, पावर नहीं है। और जब व्यक्ति के पास पावर होती है तो वो काम करता है। या ये समझे कि हमारे व्यक्ति के पास अगर पावर है भी तो उस पावर को वो समझ नहीं पाता, उसे ज्ञान नहीं होता और उसका इस्तेमाल भी करना नहीं जानता है। यही काम जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो संसद में जाते हैं, हमारे लोग भी कहते हैं कि भाई कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। गोल्डन रूल नंबर 8, जब संघ राजनीति में नहीं जाएगा तो संघ करेगा क्या? हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद राजनीति से ही भला होने वाला है। हाँ, राजनीति से भला हो सकता है, लेकिन उससे पहले जिस पार्टी को आप मजबूत करना चाहते हो उस पार्टी को ये तो दिखाओ कि तुम इकट्ठा हो। वो पार्टी तभी तो तुम्हारे काम करने के लिए बात करेगी। अब ये चाहें कि हम संघ को राजनीति में भेजें तो संघ राजनीति में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर संघ राजनीति में जाएगा तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? संघ के तो कदमों में राजनीति होती है। संघ राजनीति को मजबूत करने का काम करता है, राजनीतिक लोगों को मजबूत करने का काम करता है। संघ राजनीति में नहीं जाता है। हाँ, संघ का व्यक्ति कोई भी जिसको ऐसा लगता है कि राजनीति के बिना कुछ हो नहीं सकता, या मुझे राजनीति में जाना, जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है वो राजनीति में जा सकता है। और अच्छे लोग राजनीति में जाने चाहिए। जब अच्छे लोग राजनीति में जाएंगे तो हो सकता है कि समण समाज का भला हो। लेकिन अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाते, उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। आज राजनीति बाहुबलियों की राजनीति हो चुकी है, पैसे वालों की राजनीति हो चुकी है, और वहां पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है। और जो व्यक्ति पैसा पानी की तरह बहाएगा वो वहां जाने के बाद सबसे पहले अपने पैसे को पूरा करेगा और उस पे भी और 10 गुना करने का काम करेगा, तो समाज का काम नहीं कर सकता। इसलिए जो भी राजनीति में जाना चाहता है, संघ उसको मना नहीं करता है, लेकिन संघ राजनीति में नहीं जाएगा। संघ बहुत बड़ा, संघ विशाल होता है, संघ समुद्र के समान होता है। अब राजनीति में जाने की अगर बात होगी तो संघ में से राजनीति में जाएगा कौन? किस किस को भेजोगे? क्या मुझे भेजोगे? क्या स्वयं जाओगे? और जब राजनीति में जाने की बात होगी तो ये संघ खत्म हो जाएगा, हम लड़के मर जाएंगे आपस में। सब कहेंगे कि मैं राजनीति में जाऊंगा, मैं राजनीति में जाऊंगा। इसलिए जिसको जाना है व्यक्तिगत तौर पे वो जा सकता है, संघ कभी राजनीति में नहीं जाए। ये गोल्डन रूल जो बनाए हैं, ये अमर्त्य नियम जो बनाए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा दिमाग लगाया गया है। ये विनय पिटक से लिए हुए नियम हैं, और ये अभी 10 नियम हैं केवल। अभी तो आगे आगे बहुत नियम आने वाले हैं जिनको हम लोग सुन करके ऐसा लगेगा कि इन नियमों का हम पालन कैसे करेंगे। बुद्ध काल में भिक्षुओं के लिए 227 नियम हुआ करते थे, भिक्षुओं के लिए 311 नियम हुआ करते थे। कैसे पालन किया उन्होंने? हमारे जिस जीवन में नियम नहीं होते वो कैसे चलेगा आगे? आज भी जो हमारे संविधान बना है, उस संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, क्या हम उनका पालन नहीं कर रहे? क्या उनको हम तोड़ने का काम करते हैं? जो संविधान को मानता है, उन जो 385 अनुसूचियां हैं, या जो उसका जो भी आईपीसी बना है, क्या उन नियमों का हम लोग पालन नहीं करते? उन नियमों पर हम चलने का काम नहीं करते? क्या इन 10 नियम हमारे लिए इतने बड़े नियम हैं कि हम इन पर चल नहीं सकते? हम चल सकते हैं, ये हमें निश्चय करना पड़ेगा। क्योंकि जो समाज या जो व्यक्ति, जो परिवार नियम में बंधा नहीं होता है, उस समाज में अनुशासन नहीं होता है। उस समाज का, जिस समाज में अनुशासन नहीं होता है, उसका विकास भी नहीं होता है। इसलिए ये समण संघ को और संघ के प्रत्येक व्यक्ति को नियमों में बांधने का काम करते हैं, उसको अनुशासित बनाने का काम करते हैं। अगर हम इसी प्रकार से समण संघ के नियमों बंद करके काम करते रहेंगे, ये समण संघ मजबूत होगा और आगे बढ़ता जाएगा।
लेकिन जो हमारे विद्वान साथियों ने संगठनों को बनाने का काम किया, उन्होंने कभी उन नियमों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने नियम बनाए और अपने नियम बना करके उन नियमों को अपने कब्जे में किया और अपने पद प्रतिष्ठा मंचमाला के चक्कर में लग करके इस समाज के, इस समण समाज के जो संवैधानिक अधिकार थे, उन संवैधानिक अधिकारों को बचाने के बारे में सोचने का काम नहीं किया। केवल ये सोचते रहे कि हम लोग जागरण करते रहेंगे तो शायद जागरण करने से ही हमारे अधिकार बच जाएंगे। लेकिन आज भी जो अत्याचार हमारे समाज पर हो रहे हैं, पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। अभी हमारे युवाओं के दल अभी जंतर मंतर पर, वहां पर बहुत बड़ी रैली की गई और बड़ा लोगों ने उसका प्रचार प्रसार भी किया कि इस तरह से वहां बहुत बड़ी रैली हुई। हम पर भी एक फोन आया, हमने पूछा भाई इसका क्या संदेश, आगे के लिए क्या योजनाएं हैं, क्योंकि इस देश में तो जज तक को मार दिया जाता है। तो आज हमारे इस देश में युवाओं का क्या है कि उस पर गोली चल गई, जज तक को मार दिया जाता है। इतने इतने बड़े बड़े जो समाज सेवी है उनको गोली मार दी जाती है। तो गोली चल गई, ये अच्छी बात नहीं है कि लोकतंत्र में इस तरह का कुकृत्य होना निंदनीय है। हम निंदा करते हैं कि हमारे किसी भी बच्चे पर, किसी भी नौजवान पर, किसी भी व्यक्ति पर इस तरह का अत्याचार होता है। लेकिन इतनी बड़ी रैली करने के बाद भी क्या हम ये बात मान लें कि अब तो अत्याचार नहीं होंगे, अब तो हमारे किसी व्यक्ति पर किसी तरह की एट्रोसिटी नहीं होगी, अब तो किसी पर, हमारे व्यक्ति पर गोली नहीं चलेगी? क्या ऐसा हो सकता है? मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की रैली करने से भी हमारे वो एट्रोसिटी हमारे लोगों पर होती है, जो अत्याचार हमारे लोगों पर हो रहे हैं या होते हैं, वो रुक जाएंगे। वो तभी रुक सकते हैं जब हम जहां भी हैं वहीं हम लोग इकट्ठा रहें, और जब हम इकट्ठा होंगे तो हम मजबूत होंगे। हम लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। अगर किसी गांव में भी है, वहां भी 4 पार्टियों में हम लोग राजनीति के पीछे इतने पड़े रहते हैं कि 4 पार्टियों की बन जाती है हमारी। अरे भाई तुम राजनीति करिएगा, कोई मना नहीं करता आपसे, लेकिन अपने समाज के कोज पर, अपने समाज के विषय पर तो एक हो जाओ। अपने समाज के साथ किसी कहीं अत्याचार होता है तो जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, अरे वहां तो कम से कम इकट्ठे होकर के पहुंच जाओ। वहां भी तुम एक एक होकर के जाते हो। तो जो दुश्मन समाज है, जो अत्याचार करने वाला समाज है, वो तो ये जानता है इस बात को कि इस समाज ये अपने अत्याचार को कैसे बचाएगा, कि जो ये मरने में भी, जो अत्याचार में भी इकट्ठा होकर के नहीं आ सकता, वो अपने समाज को किस प्रकार बचा पाएगा। ये समण संघ का कॉन्सेप्ट है। समण संघ का ये उद्देश्य है कि अगर हम एक जगह इकट्ठा रहेंगे तो ये अत्याचार भी हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि जब हम इकट्ठा रहेंगे, हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होगा तो सब लोग इकट्ठा होकर के उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे, चाहे वो गांव में है, चाहे तहसील स्तर पर है, चाहे ब्लॉक स्तर पर है। लेकिन जब अकेले अकेले रहेंगे, और इकट्ठा हम तब होंगे जब हमारी विचारधारा एक जैसी होगी। संखेती कमेटी इस बात के लिए कहती कि हमें अपने संस्कारों में परिवर्तन करना चाहिए। जो अंधविश्वास में हम लोग पढ़े हुए हैं, उन अंधविश्वासों को हमें छोड़ना चाहिए। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे महापुरुषों ने हमें बुद्ध का रास्ता बताया है, जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रास्ता है, जो एक वैज्ञानिक रास्ता है। जब तक हम एक विचारधारा अपनी नहीं रखेंगे, जब तक हमारी एक जैसी आइडियोलॉजी नहीं होगी, आप कितने संगठन बना लीजिएगा, कुछ होने वाला नहीं है। आप एक संगठन बनाओगे, दूसरा संगठन आपकी ही बुराई करता है, आपके ही संगठन में जुड़ने से रोकता है। आप एक दूसरे के संगठन को बुरा बताते हो और लोगों से इस बात के लिए, उनसे संसाधन की मांग करते हो कि हम तुम्हारे अधिकार बचाएंगे, लेकिन अधिकार नहीं बच पा रहे हैं। अधिकार तभी बचेंगे जब समण संघ के कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए नागपुर में जो संगीति होने जा रही है 13, 14, 15 अगस्त को, वो इसी बात को लेकर के
वहां पर हाउस लगेगा, वहां पर नियम भी पास होंगे। और संगठनों से भी हम ये अपील करते हैं, हम निवेदन करते हैं कि बात को समझिएगा, सर से ऊपर पानी आने वाला है। खुद तो मरोगे, और अपने साथ जो समाज आपने जोड़ रखा है, जितने भी अपने आपने अपने पदाधिकारी जोड़ रखे हैं, उनको भी मरवाओगे, उनके भविष्य, उनके बच्चों के भविष्य को भी आप समाप्त करवा दोगे। और जब भविष्य समाप्त हो जाएगा, जब कुछ भी नहीं हमारे हाथ में रहेगा, फिर बस उस तरह की कहावत होगी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी भी समय है कि अभी भी अगर हम संभल जाएं, समझ जाएं, गर ना बदले आज हम रोशनी के साए में, ये अंधेरे हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो इन अंधेरों को रोशनी में बदल दीजिएगा, और समझ जाइएगा इस बात को कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं, और इकट्ठा होकर के एक साथ हम लोग काम करना शुरू करें। और बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहनें अपने संस्कारों में परिवर्तन करें। जो बाबा साहब ने हमें बुद्ध का रास्ता बताया है, और भाई भी उसमें सहयोग करें, उस कल्चर को अडॉप्ट करें, उस कल्चर को अपने परिवार में लेकर के आए, अंधविश्वास का रास्ता छोड़ें, बच्चों को शिक्षित करें, और प्रशिक्षित भी करें, शिक्षित के साथ साथ प्रशिक्षित भी करें। उन्हें अपने महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी है उससे भी चिर परिचित उनको कराने का काम करें। केवल किताबी ज्ञान, और किताबी ज्ञान में भी वो ज्ञान कि इसे पढ़ोगे तो नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बात है, रोजगार हर व्यक्ति को चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार के साथ साथ अपने महापुरुषों की उस विचारधारा से भी लोगों को जोड़ने का काम करिएगा, अपने बच्चों को जोड़ने का काम करिएगा। और उस कल्चर को जो संहति कमेटी चाहती है कि जो हमारे समण संस्कृति है, जो हमारे समण संस्कार हैं, चाहे शादी के, चाहे ब्याह के, चाहे मुंडन के, चाहे नामकरण संस्कार के, उन सभी संस्कारों को जो अम्बेडकरी विचारधारा है, जो हमारी महापुरुषों की विचारधारा है, जो हमारे तथागत बुद्ध की विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुसार आप उन कल्चर को अपनाइएगा, और अंधविश्वास का रास्ते को धीरे धीरे छोड़ दिए, पूर्ण रूप से छोड़ दीजिएगा। जब आप एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के साथ जुड़ जाओगे तो इकट्ठा भी होना शुरू हो जाओगे। और जब इकट्ठे हम लोग हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जो हम इस देश के शासक हुआ करते थे, इस देश में हमारी तूती बोला करती थी, इस देश के सभी जितने भी उपक्रम हुआ करते थे सभी पर हमारे लोग काम किया करते थे, हम लोग काम किया करते थे। उन्हें वो समय आएगा, हम लोग लगे हैं इसी प्रयास में, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सब समझेंगे, हम लोग सब समझेंगे, और समझ करके इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होकर के वो जीतने की तरफ हम मुखातिब होने का काम करेंगे। क्योंकि जब जब जो जो समाज जुड़ा है वो जीत की तरफ चला है, और जो समाज जुड़ जाता है उसे जीत भी अवश्य मिलती है। और जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, और जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। इन्हीं बातों के साथ अगर मेरी बात में किसी तरह की, किसी मेरे भाई को, किसी बहन को अगर कोई पीड़ा हुई हो तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। और संघो यो खलितो दोषो संगो खम तो तंग मंग, मैं संघ से 3 बार इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर संघ के किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर मेरे मुंह से कोई शब्द निकल गया हो तो मैं संघ से 3 बार क्षमा याचना करता हूँ। सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।